साथियों, जय जिनेंद्र, नमस्कार। आपकी रुचि का, आपकी जिज्ञासा का पता चल रहा है कि कितनी बेचैनी से आप प्रतीक्षा करते हैं मीटिंग शुरू होने की, और कितना उसको प्यार से आप हमारे चैनल को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हाँ, तो हमारी बात चल रही थी कि कुशाग्र मुनि के साथ में कुछ युवक युवतियाँ बहनें स्थानक भवन में बातें कर रहे हैं वार्तालाप में, और वार्तालाप का विषय है पानी का। पानी कैसे कच्चा होता है और कैसे पक्का बन जाता है, उसमें क्या क्या स्थितियाँ होती हैं, यत्न और वेग क्या होता है। उसी के संदर्भ में बात चलने लगी कि जो राख से धुआं बनाया जाता है, तो वो राख से ही क्यों बनाया जाता है। तो राख में बड़ी विशेषताएं हैं। देखो भाई, मैं तो कहती हूँ कि राख वाला पानी ना पेट में जाके पथरी पैदा करता है। आंटी जी, सब बेकार की बातें हैं। पथरी होना होगा किस्मत में तो बिना धुआं पानी पिए भी हो जाएगा। नहीं नहीं बहन, मेरी बात सुनो। मेरी नानी जी बताती थी कि यज्ञों और हवन कुंडों की राख को तो भस्मी कहते हैं और उसको सिर माथे पे धारण करते हैं। राहुल भैया, सभी धर्मों में राख को पवित्र माना गया है। जो भभूति होती है ना हवन कुंडों की, उसको तो बड़ी श्रद्धा से मस्तक पर लगाते हैं और उसको प्रसाद मानते हैं, जबान पे भी रखते हैं। बड़े करिश्मे होते हैं उसमें। हाँ दीदी, तुम्हारे भैया एक दिन बता रहे थे कि हेम गर्भा नामक एक दवा है, वो राख से बनती है। इतनी चमत्कारी होती है कि मरते हुए को भी एक बार खिला दो ना तो वो भी बोल उठे। अच्छा सुमी, वो दवाई राख से बनती है। मेरे पीहर में मरने वाली एक डोकरी को इस दवाई का इंजेक्शन दिया था तो उसने झट आंखें खोल दी और जितना भी गड़ा धन था और गुप्त धन था सारा बता दिया आपने बच्चों को। राम कसम, आंखों से देखी घटना है हमारे पर देखो भाई, आधे घंटे जिंदा रही थी वो। देखो, आप सब सुनो, होम्योपैथी में भी एक दवा है। सच माना सब? हाँ, वो लकड़ियों को जलाकर बनाई जाती है और संजीवनी बूटी जैसा प्रभाव होता है उसका। फिर तो बात पक्की है जब महाराज साहब बता रहे हैं। अजी, राख में तो पवित्रता के साथ दिव्य शक्ति भी है। तभी तो शिव शंकर महादेव भी सारे शरीर पर राख लगा के रखते हैं। और कई फक्कड़ साधु भी देखे हैं हमने, वो भी पूरे बदन पर राख मलते हैं। शिव भक्त होते हैं वो। पर भाई भोले बाबा तो मरघटों की भस्म रमाते हैं। भाई भस्म का हो या राख का हो, आंटी, बात तो एक ही है। मैंने कौन सी पत्रिका, हाँ, निरोग धाम पत्रिका में पढ़ा था कि जब अजीर्ण हो जाए ना तो पानी के साथ में जरा सी राख की फंकी लगा लो तो अजीर्ण से छुटकारा मिल जाता है। भाभी जी, राख में कैल्शियम भी तो बहुत होता है। कई लोग तो राख से मंजन भी करते हैं क्योंकि इससे हड्डियाँ और दांत मजबूत बनते हैं। महाराज साहब देखो, एक बात मेरी मन में आ रही है। हाँ बोलो रेनू, तुम शंका ना करो। महाराज साहब देखो, आजकल घरों में तो है ना राख से बर्तन बहुत कम हो गया है मांजना। लिक्विड, विम आदि, इनसे बर्तन साफ करते हैं भाई। तो ऐसे में फिर धुवन पानी बनाने के लिए तो फिर महाराज के लिए ही धुवन पानी बनेगा ना। देखो, ऐसी बात है, मैं बताता हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना। डिटर्जेंट और लिक्विड वगैरह का प्रयोग जिस तरह से हो रहा है ना आजकल खूब धड़ल्ले से, अगर यही हाल रहा तो कुछ सालों के बाद ज़मीन से उगने वाली हर चीज़ जहरीली होगी और उसे खाने वाले हाय राम महाराज साहब, ऐसा क्यों होगा भला। देखो बहन, जब डिटर्जेंट आदि रसायनों से मिला हुआ पानी ज़मीन के नीचे जाता है ना, हाँ जाएगा ज़मीन के नीचे ही, चाहे कहीं से भी, तो समझो जब वो ज़मीन के नीचे जाएगा ना पानी, तो 150 वर्षों तक वो डिटर्जेंट, ये लिक्विड वाला पानी जो है ना रसायनों वाला,
वो उसी प्रकार से वहाँ पर पड़ा रहता है, यानी मिट्टी में वो डिज़ोल्व नहीं होता है, विलय नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। पर राख मिला हुआ पानी जो होता है ना, वो तुरंत मिट्टी में रम जाता है, एकम एक हो जाता है। अच्छा, तो महाराज साहब, जो रसायनों वाला मिक्स पानी होता है, क्या वो हमेशा ज़मीन में वैसे ही पड़ा रहता है? हाँ पारो बहन, 15 वर्ष तक तो वो वैसे ही पड़ा रहता है, और 15 वर्षों के बाद जहरीला बनना शुरू हो जाता है। और यही नहीं, वो अनएब्जॉर्ब पानी अपने आसपास के जितने और पानी होते हैं ना, उनको भी जहरीला बनाता हुआ 135 वर्षों तक ज़मीन के अंदर यही सब करता रहता है। जो आसपास का पानी है सबको जहरीला बनाता रहता है। ओह ओह, इतना! अरे भाई, ये तो मैंने बहुत सारा संक्षेप में बताया तुम्हें। वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने तो लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर आदि के और भी खतरे बताए हैं बहुत सारे। हाँ जी हाँ, इनके यूज करने से चर्म रोग भी तो हो रहे हैं ना। स्किन कितनी मतलब ख़राब होने लगी है आजकल, पहले कहाँ होती थी। लेकिन आंटी, फिर भी तो हम थोड़ी सी सुविधा और सस्ती चीज़ें देखकर अपने नुकसान कर लेते हैं। कितना अच्छा हो अगर राख से बर्तन मांजे जाएं, हाथ भी सुरक्षित, जीवन स्वस्थ रहे, और राख से पानी पिएं तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और पाप से बचेंगे, पुण्य का लाभ मिलेगा। लो महाराज साहब, भाई मुझे तो 2 महीने पीऊँ, ये नियम करा दो आप तो। हाँ हाँ, मुझे भी दीजिए महाराज साहब, मैं भी। अच्छा अच्छा, मैं भी। ठीक है, तुम नहीं ले रहे? भाई थोड़ा बाहर जाते ना कभी कभी। अरे बाहर जाने की छूट रख सकते हो, आगाह रख सकते हो। हाँ, तो कौन कौन ले रहा है धोवन पानी पीने का? देखो ध्यान से, पक्का निश्चय करके लेना। सौगंध लेने के बाद तोड़ते नहीं है ना, भंग नहीं करते। ठीक है, हाथ जोड़ो। हम थे पाणम गोस्वामी। हाँ, हो गई सुगंध। अब एक बात आप और समझ लो। धोवन पानी पीने वाले से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि धोवन पानी तो गंदा होता है, अशुद्ध होता है, मिनरल वाटर अच्छा होता है, वही पियो। तो महाराज साहब, मिनरल वाटर तो सभी पीते हैं आजकल। जब वो ऐसे हम कहेंगे लोग, तो फिर उनको क्या जवाब दिया जाए? देखो, तुम इस मिनरल वाटर को शुद्ध मानते हो ना, मगर इस पानी में भी तो कई तरह के रासायनिक पदार्थ होते हैं ना। आप लोग इस पानी को गंदा और सस्ता मानते हो, धोवन पानी, और मिनरल वाटर को ज़्यादा साफ, शुद्ध और उपयोगी मानते हो। तो भाई अपने विचार बदल लो। मत्थे नंदामी। हाँ बोलो रश्मि। गर्म यानी बॉयल पानी पीने की सिफारिश तो आजकल डॉक्टर्स भी करते हैं, क्योंकि बॉयल होकर ना वो कीटाणु से रहित हो जाता है। मगर ये बात धोवन के बारे में, देखो बहन, धोवन बनाने के राख के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे धोवन बनता है। वो सारे पदार्थ जिनसे धोवन बनाया जा सकता है, वो खाने योग्य पदार्थ होते हैं। और राख, तुम ये कहते हो ना राख खाने योग्य नहीं होती है, कोई भी कहे, तो राख में जो क्षार का गुण पाया जाता है, क्षार एक तत्व होता है, क्षार, जिसको बेस भी कहते हैं। एक होता है अम्ल, एसिड, और एक होता है क्षार। हाँ मनस, हाँ साइंस में पढ़ा है, याद आ गया। हाँ, तो क्षारीयता का गुण पाया जाता है राख में। और धोवन पानी को अगर छान कर, नितार कर, अच्छे से उसको मतलब उसका राख का तत्व उसमें से बैठ जाता है नीचे, और फिर उसको निथार कर, छान कर अगर काम में लेते हैं ना, तो ना कोई पथरी होती। और ये सब बातें हैं ना, बस। हाँ माना सब, आप सही कह रहे हो। हमने देखा आप लोग में ना, साधु साध्वी भी, जिनमें कई बार पात्रों में भरा हुआ पानी नितार कर बार बार उसको एक से दूसरे पात्रे में छानते हैं, करते हैं। देखो तो कैसा माना सबका पानी है। हाँ, शीशे के माफिक, कहीं गंदा दिख रहा है? मान लो इतने पर भी, करने पर भी, अगर पानी में राख का कुछ अंश रह भी गया ना, तो वह पेट में जाकर एसिडिटी को कम करेगा। वाह मंजुला,
बहुत अच्छी बात बताई तुमने। हाँ, तो धोवन पानी पीने में हानि नहीं है बल्कि लाभ ही लाभ है। ठीक कहती हो आंटी जी आप। आज आप सब बहनों ने सुना और समझा कि धोवन पानी बैक्टीरिया आदि इन सब हानिकारक रोगाणुओं से रहित होता है। जिस तरह से एंटीसेप्टिक दवा हमारे शरीर पर बीमारियों से बचाव करती है, उसी तरह धोवन पानी विकारों से भी बचाता है। विकार समझते हो? राग, द्वेष, क्रोध वगैरह, मोह वगैरह, ये है ना विकार। नहीं समझे? अरे धोवन पानी पीने से ना, जो धोवन पानी पीता है, उसका उपयोग करता है ठीक से, उसके अंदर के आवेग यानी इम्पल्सिस, आवेग और विकार हल्के पड़ते जाते हैं। देख लो आप, बुजुर्ग हमारे, उनमें कितनी सहनशीलता होती है, कितना उनके अंदर अलग ही गुण होते हैं जो आजकल के बच्चों में नहीं पाए जाते। जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे ये सारे गुण हाल कम होते जा रहे हैं, और उत्तेजना, आवेश, गुस्सा कितना बढ़ता जा रहा है। सहनशीलता भी नहीं होती बच्चों में, और बड़ों में कितनी होती है। तो माना साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि युवकों में जोश नहीं होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। मतलब नामी, बड़ी उम्र के जो श्रावक श्राविका होते हैं ना, आपने सही कहा, तो उनके अंदर जो धीरता, गंभीरता होती है, क्या उसकी वजह यही है कि वो धोवन पानी पीते हैं? नहीं नहीं रश्मि बहन, धोवन पानी पीने के अलावा तो और बहुत सारे फैक्टर्स भी उसमें कारण हो सकते हैं, मगर जीव रहित, यत्ना वाला, शुद्ध रीति से बनाया हुआ पानी भी तो, उसका भी तो सात्विक प्रभाव होता है ना जी। ये तो है। हाँ, अहिंसक और श्रेष्ठ भावों से तैयार जब भोजन और पानी हमारे शरीर में जाता है, तो हमारे मन के, विचारों के, जीवन पर, सब पर उसका प्रभाव तो जरूर होता है। अच्छा वाला प्रभाव होता है ना। मैं कब से देख रही हूँ ये नंदी और शानू क्या लिखी जा रही हैं, क्या लिख रही हैं इतनी देर से? आंटी जी, ये दोनों शॉर्ट एंड मास्टर है, पता नहीं है क्या आपको? सो तो है, पर क्या लिख रही हैं मैं बताती हूँ आंटी। आज की अपनी सारी चर्चा इन दोनों ने नोट कर ली है। फिर क्या करेंगी? अब ये इस चर्चा को हर इसकी प्रतिलिपियाँ बनाएंगी और हर गली मोहल्ले में, सबके घर घर में पहुंचा देगी, ताकि इतनी उपयोगी बातें सबको पता चल सकें, और सब उसको समझ सकें कि धोवन पानी गंदा है, इसके सेवन से पथरी होती है, और ये शंका सबके मन से निकल जाए। देखो, जैन अजैन जितने भी हमारे हिंदू घर होते हैं ना, उनमें सुबह के समय पलैंडे के बर्तन तो राख से ही माने जाते हैं, और रसोई बनाते वक्त भी आटा, दूध, छाछ के बर्तन कई बार धोने पड़ते हैं। तो जब रसोई में हम अपने पास में एक बाल्टी में पानी भर के रख लेते हैं, तो बार बार पानी लेने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता, और वो वाला पानी जो हमने बाल्टी में रखा है ना, वो धोवन बन जाता है। हाँ भाभी जी, मेरी दादी तो पानी की एक बाल्टी भरकर चूल्हे के पास रख लेती थी। हाँ, पहले चूल्हा ही होता था ना। हाँ, तो मेरी दादी जी से बार बार उठा नहीं जाता था पानी लेने के लिए, तो खाना बनते बनते वो पानी उपयोग में आता रहता था और ऑटोमेटिक धोवन बन जाता था। तेरी दादी की बात छोड़ विमला, ये बता कि क्या तेरी मम्मी भी ऐसा करती हैं क्या? नहीं, मम्मी तो नहीं करती। आजकल की बहू बेटियां भी धोवन की महत्ता और गुणों को समझें, ये इस युग की बहुत डिमांड है, ज़रूरी है। जी महाराज साहब, इसी की थोड़ी कोशिश हमने करी है, हम दोनों ने आपसे बिना पूछे हमने बातचीत को नोट किया, क्षमा कीजिए। अरे भाई, नोट कर लिया तो क्या आफत आ गई, इससे तो फ़ायदा ही होगा ना। हाँ आंटी जी, जो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है ना, उन तक भी ये सारी फ़ायदे वाली बातें पहुँचेंगी, और इनकी सच्चाई समझकर कुछ लोग धोवन पानी पीना शुरू भी कर सकते हैं। अरे नहीं भी पिएंगे ना, तो कम से कम इस विषय में जो मतलब कॉमन लोग हैं, उनके बीच में फैला हुआ भ्रम तो ज़रूर मिटेगा ना।
इतनी सारी बातें हमने करी मगर ये दोनों जरा भी नहीं बोली और भागीदार तो बिल्कुल नहीं बनी चर्चा में। पर देखो काम सबसे ज़्यादा अच्छा करा इन्होंने। नंदी शानू सुन लिया ना तुमने। अब तुम दोनों विचार मत करो। हाँ, क्षमा मांगने जैसा कोई खराब काम नहीं किया है तुमने। चलो अब हंसो। अच्छा माना साहब, हम तो आज तक संकोच में ही रह गए। जानने पूछने की इच्छा होती थी पर हिम्मत नहीं पड़ती थी। आज तो हमें बहुत कुछ जानने को मिला। हाँ शानू, बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज की बातचीत से धोवन पानी का इम्पोर्टेंस भी हमारी समझ में आ गया और उसके बारे में विधि कैसी, यात्रा कैसे करनी, कैसा विवेक, वो सब तरीका भी हमने जान लिया। अब देखो, तुम दोनों बेकार का शर्माना छोड़कर धार्मिक चर्चा में भाग लिया करो। महाराज साहब, आज हमें ये भी मालूम हो गया कि पानी के मिसयूज से कितने जीवों की हिंसा का हम लोग कितना पाप कर रहे हैं। अब तो हम पानी का उपयोग करने में भी सावधान रहेंगे। ये तो डबल फायदा हुआ। देखो, सरकार भी तो बूंद बूंद पानी को बचाने की अपील कर रही है क्योंकि ज़मीन में रहा हुआ पानी नीचे नीचे जाने लगा है और कहते हैं कि 50 वर्षों बाद तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो पानी का मिसयूज रोकें, ये समाज सेवा और राष्ट्र सेवा भी होगी। इतनी देर पर पानी की बात सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं ना, तो मुझे तो नंदी की कविता याद आ गई। नंदी, क्या थी वो तुम्हारी कविता? पानी के लिए बहुत मोल चुकाना पड़ता है। विजय भैया, कौन सी? अच्छा, वो वाली पनिहारन वाली। हाँ, वो दूर दूर से लाती है। बहुत अच्छी कविता है नंदी, अच्छी लिखी है तुमने। सुनाओ ना माना सबको। नंदी, तुम कविता भी लिखती हो? जी अरे माना साहब बहुत अच्छा लिखती है, सुना देना नंदी। जी सुनाओ। मैं पनिहारिन, बहुत दूर से मुझको पानी लाना पड़ता। इस पानी के लिए न पूछो कितना मोल चुकाना पड़ता। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इस पानी के लिए रात दिन काया बहुत बहाती पानी। ये पानी पीने को तिल तिल लुटती है अनमोल जवानी। अरे रुको गई, आगे बोलो ना, आगे। जी हाँ, बोलो नंदी, घबराओ मत। इस पानी के लिए पसीना पग पर बोना पड़ता है। इस पानी को पीने की खातिर जाने क्या क्या खोना पड़ता है। पसरे घोरों पर चलना। पसरे घोरे? अरे वो रेत के होते हैं ना राजस्थान में, उन्हें घोरे कहते हैं। रेत के ढेर जो ऊंचे ऊंचे। पसरे घोरों पर चलना, चढ़ना और उतरना पड़ता है। इस पानी को सचमुच तन मन से बेहद लड़ना पड़ता है। अंग अंग पानी की खातिर चूर चूर जब हो जाता है, तब मुश्किल से इस पानी से अपना रिश्ता जुड़ पाता है। सचमुच राजस्थान में बहुत दिक्कत होती है पानी की। बहुत दूर दूर से लाते हैं। कितने गांव तो ऐसे हैं कि वहाँ कई कई किलोमीटर से बहने पानी सिर पे घड़े के घड़े रख कर लाती हैं, हाथ में अलग, सिर में अलग। लेकिन अब तो वहाँ भी स्थिति बदल रही है। आगे सुनाओ। इस पानी की बूंद बूंद को काफ़ी सिला चुकाना पड़ता। अंधी दादी छोटे बच्चे के मन को बहलाना पड़ता। मोह छोड़ना पड़ता सबका, घर रह जाता राम हवाले। आँखों में आंसू आ जाते हैं, पाँवों में पड़ जाते छाले। हाँ, आगे बोलो, बहुत अच्छी कविता है। सुनिए। पानी तो अनमोल रतन है, पानी अपना हमजोली है। इस अनमोल रतन को पाने को कंचन सी काया घोली है। लुएं चलती धरती जलती, लुएं चलती धरती जलती, अंबर शोले बरसाता है। तब मीलों घोरों में चलकर ये अनमोल रतन आता है। सचमुच अनेक छोटे गांवों में आज भी पीने के पानी का बहुत अभाव है। मुनिराज तो, साधु साध भी तो कितना कम पानी खर्च करते हैं। नंदी, और है कविता? जी, 2-4 लाइनें और हैं। बोलो। जब अंबर से पानी बरसा, मेरा रोम रोम हर्षाया। बूंद बूंद को जोड़ जोड़ कर सीने से यह रतन लगाया। बूंद बूंद को रतन जोड़ जोड़ कर। पता है तुमको, राजस्थान में घर घरों में टंकियाँ होती हैं
और बरसात का पानी उनमें इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर ना वो पानी शुद्ध रहता है, ऐसी व्यवस्था होती है। अच्छा, उसी के लिए कहा है, दोबारा बोलो ये 2 लाइन। जब अंबर से पानी बरसा, मेरा रोम रोम हर्षाया, बूंद बूंद को जोड़ जोड़ कर सीने से यह रतन लगाया। ऐसे पानी को बंगलों में दोनों हाथ लुटाते देखा, माल मुफ्त दिले बेरहमी, पानी व्यर्थ बहाते देखा। ऐसे नहीं फैलता पानी, अगर हार पर खटकी होती। वाह, कितनी गहरी बात कह दी है। ऐसे नहीं फैलता पानी, यानी पानी का इतना मिसयूज नहीं होता। अगर उसने इतनी मेहनत से लाई होती ना पानी, राजस्थान की बहनों जैसी। ऐसे नहीं फैलता पानी, अगर हार पर खटकी होती, मीलों चलकर लाती, सिर पर मटकी ऊपर मटकी होती। यह अनमोल रतन है इसका, बोलो बोलो कैसे मोल घटा दें, कैसे इसको व्यर्थ बहा दें और निरर्थक व्यर्थ लुटा दें। मत्थेर मंदामी, अंतिम पंक्तियाँ ध्यान दीजिएगा। पानी की कीमत पहचानो, यदि है कुछ आँखों में पानी। पानी की कीमत पहचानो, यदि है कुछ आँखों में पानी, क्या जीवन में रह पाएगा उतरा यदि आँखों का पानी। बहुत सुंदर भाव है नंदी, तुमने लिखी है कविता जी। रेगिस्तान में, घोरों में और कई पहाड़ी इलाकों में भी बहुत बहुत दूरों से पानी लाना पड़ता है। ऐसे में अगर हम पानी का विवेक ना रखें तो सोचो जरा बहनों, मानवता के प्रति अपराधी बनेंगे ना। नंदी, तुम्हारी कविता में तो सब कुछ कह दिया। हमारा साहब इसको तो कई प्राइज भी मिले हैं, खूब अच्छी कविताएं लिखती है। मगर महाराज साहब, इसे शर्म बहुत आती है। महाराज साहब, ऐसे ही कभी कभी मन में भाव उठ जाते हैं ना तो लिख लेती हूँ। मगर ये वाली कविता मेरी बनाई हुई नहीं है, किसी की भी बनाई हुई हो, पर भाई है बहुत अच्छी। शब्द और चित्रण बड़ा सुंदर है। हाँ, मुझे भी अच्छी लगी। मैंने भी कई बार इसको रिपीट किया तो मुझे तो याद हो गई। तो फिर महाराज साहब, पानी की वैज्ञानिक अवधारणा यानी कि पानी के उस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का क्या होगा। हमारा आज का टॉपिक, देखो समय भी हो रहा है। इतने आकुल मत बनो राहुल। सुनो, विज्ञान किसी भी तथ्य को, किसी भी फैक्ट को बिना प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के, बिना प्रत्यक्ष उसको देखे हुए स्वीकार नहीं करता है। वनस्पति काय को सजीव और उसमें चैतन्य शक्ति को प्रमाणित करने के लिए सर जगदीश चंद्र बसु को भी कैसे कैसे संघर्ष झेलने पड़े थे, पता है। हाँ, तो फिर देखो, वनस्पति भी हमारी तरह जीवित प्राणी है। ये उन्होंने अंग्रेजों के ज़माने में प्रयोग दिखाकर एक पब्लिकली प्रयोग किया उन्होंने, और सबसे उस बात को स्वीकार करवा लिया। मगर पानी में प्राण शक्ति है, ऐसा अभी तक पूरी तरह से सब नहीं मानते हैं। पर महाराज साहब, सच्चाई तो बहुत देर तक छिपी नहीं रहेगी ना। सच्चाई छिपती नहीं है, ये अटल नियम है। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। इसी के लिए वजह से तो आज के वैज्ञानिक और शोधकर्ता अब काय के जीवों में, यानी जल काय के जीवों में जीवन है, इस विषय को अब एक कॉन्सेप्ट मानकर उसका अनुसंधान और खोज चल रही है। तो अभी तक तो ये एक हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना ही बनी हुई है, और अब इस पे प्रयोग हो रहे हैं। तो महाराज साहब, हम वही तो जानना चाहते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, प्लीज़ समझाइए ना। देखो, आज तो अभी देखो समय हो गया ना, मर्यादा है समय की। हम लोग इसके बारे में फिर अगली मीटिंग में बात करें। महाराज साहब, अगली मीटिंग तो बहुत 1 हफ्ते बाद। अरे नहीं, आप लोग जल्दी भी आ सकते हो। मैं बड़े महाराज से बात करूँगा और आपको बता देंगे। हाँ, तो मत्थेर मंदामी, देखो ना, हमारा सबको आहार भी करना होगा। मत्थेर मंदामी, अभी हम जा रहे हैं, और आप जैसा भी होगा ना, मैं आपसे बाद में आके, हाँ, तुम तो रात में भी आ सकते हो, राहुल विजय, तुम लोग तो आके पूछ सकते हो ना, जो हमारा विचार जैसा बनेगा तुम बता देंगे। मत्थेर मंदामी। हाँ, तो आज की बातचीत आपने सुनी। अब इसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा पानी के जीवों का, वो हम अगली मीटिंग में
चर्चा करेंगे। साथियों, जय जिनेंद्र, नमस्कार। आपकी